प्रिय विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हम सम्राट की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में आप ब्रिटिश संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और इसी संदर्भ में आज हमें सम्राट की वास्तविक स्थिति पर अध्ययन करना है। सम्राट की वास्तविक स्थिति को अगर एक कथन में स्पष्ट किया जा सके तो वह है कि सम्राट राज करता है, शासन नहीं। ब्रिटिश संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर है। राजमुकुट की शक्तियाँ अथवा सिद्धांत रूप में सम्राट की शक्तियों का विश्लेषण ये स्पष्ट करता है कि राजमुकुट में निहित शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग संसद, मंत्रिमंडल एवं लोक सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता है तथा राजा वास्तव में राज करता है, शासन नहीं करता। फिर भी कुछ विद्वानों का एक वर्ग इस मत का है कि वह अपने विशेषाधिकारों के क्षेत्र में अपने विवेक द्वारा कुछ भी कर सकता है। सम्राट को प्राप्त प्रमुख विशेषाधिकारों का विश्लेषण करते हुए हम इस पक्ष का अध्ययन कर सकते हैं। सम्राट को जो प्रमुख विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनमें सबसे पहला है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के चयन का अधिकार। जहाँ तक प्रधानमंत्री के चयन का प्रश्न है, इस संबंध में वह साधारणतः अपने विवेक से काम नहीं कर सकता। जैसी परंपरा चली आ रही है, राजा को लोक सदन में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है। कभी किन्हीं अत्यंत साधारण परिस्थितियों में ऐसा भले ही हो संभव हो कि राजा स्वयं इस संदर्भ में कुछ कर सके। उदाहरणार्थ, किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर अथवा उसके त्यागपत्र दे देने पर यदि कई लोग प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हों और यह बात स्पष्ट न हो कि बहुमत दल का नेता कौन है, तो राजा कदाचित ऐसा कर सकता है कि अपनी ओर से वह किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। ऐसे उदाहरण भी हैं जब राजा ने ऐसा किया है। सन 1894 में रानी विक्टोरिया ने लॉर्ड रोजबरी को प्रधानमंत्री बनाया था, जब उस पद के प्रत्याशी थे। जहाँ तक अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रश्न है, प्रधानमंत्री का परामर्श ही निर्णायक सिद्ध होता है। मंत्रियों के चयन में राजा प्रधानमंत्री पर कभी कभी प्रभाव भर डाल सकता है। वह स्वयं इस विषय में प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर सकता। जैसा लास्की ने कहा है, यदि राजा की ओर से प्रधानमंत्री द्वारा वास्तविक नियुक्ति का अति कड़ा विरोध हो तो प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करने से इनकार करके सदा अपनी बात चला सकता है। इससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में राजा की वास्तविक शक्ति की सीमा वही तक है जहां तक प्रधानमंत्री ने स्वयं कुछ तय न कर लिया हो। सम्राट की वास्तविक स्थिति के अध्ययन करने के लिए जिस दूसरे विशेषाधिकार का हम विश्लेषण कर रहे हैं वह है पीयर बनाने का विशेषाधिकार। राजा का यह विशेषाधिकार लोगों को पीयर बनाने से संबंधित है। यदि लोक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक लोकसभा में पारित न हो तो प्रधानमंत्री के कहने पर वह नए लोगों को लॉर्ड बनाकर उन्हें लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान कर लॉर्ड सभा के विरोध को समाप्त कर सकता है। पर यदि वह ऐसा न करना चाहे तो प्रधानमंत्री से ये कह सकता है कि वह विधेयक को विषय बनाकर पुनः साधारण चुनाव करवाए और यह देखे कि सरकार को राष्ट्र का पूरा समर्थन प्राप्त है अथवा नहीं। लॉर्ड सभा के संदर्भ में सम्राट का ये पीयर बनाने का विशेषाधिकार सैद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन व्यवहार में लॉर्ड बनाने का, पीयर की उपाधि प्रदान करने का अधिकार सिद्धांत रूप में ही सम्राट को प्राप्त है। वास्तव में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब राजा के इस विशेषाधिकार का अब वह महत्व नहीं है जो लॉर्ड सभा के व्यवस्थापन संबंधी अधिकार के संदर्भ में सम्राट को प्राप्त था। तीसरा विशेषाधिकार है संसद के विघटन का विशेषाधिकार। राजा का एक अन्य विशेषाधिकार प्रधानमंत्री की प्रार्थना पर लोक सदन के विघटन से संबंधित है। इस संबंध में एक मत तो यह है कि वह राजा को यह विशेषाधिकार वास्तविक है। यह आवश्यक नहीं
कि प्रधानमंत्री की मांग पर राजा आवश्यक रूप से लोक सदन का विघटन कर दे, वरन इस संबंध में उसे अपने विवेक से निर्णय करने का अधिकार है। दूसरा मत यह है कि राजा का यह अधिकार अवास्तविक है तथा प्रधानमंत्री की मांग पर उसे लोक सदन का विघटन करना ही पड़ता है। पहले प्रकार का विचार संरक्षण के सिद्धांत के समर्थकों का है। उनका कहना है कि राजा संविधान का संरक्षक है, अतः उसका यह अधिकार वास्तविक है कि लोक सदन के विघटन के प्रश्न पर वह अपने विवेक से कार्य कर सके। इस विचार के समर्थकों में मुख्य कीथ एवं हॉग है। दूसरे प्रकार का विचार लोकतंत्रात्मक सिद्धांत अथवा संसदीय सिद्धांत के समर्थकों का है। उनका कहना है कि संवैधानिक अध्यक्ष मात्र होने के नाते राजा को अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग अपने मंत्रियों के परामर्श से ही करना चाहिए, जिससे संविधान की रक्षा एवं संसदीय शासन प्रणाली का निर्वाह हो सके। तभी विभिन्न कार्यों का दायित्व मंत्रियों पर पड़ सकता है तथा इंग्लैंड के राजा के विषय में कहना सही हो सकता है कि राजा कोई त्रुटि नहीं करता। यदि ऐसा न करके वह अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग अपने विवेक से स्वयं करता है, तो परिणाम यह होगा कि अपने कार्यों के लिए उसे स्वयं उत्तरदायी होना पड़ेगा और इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली का मौलिक आधार ही समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में लास्की और कार्टर का मत उचित प्रतीत होता है। कार्टर का मत है कि राजा जैसे ही अपनी इच्छा अनुसार से कार्य करेगा, उसे प्रत्यक्ष आलोचना का सामना करना पड़ेगा। राजा को अपने हित में ही न्यूनतम आलोचना का मार्ग अपनाना चाहिए। अतः इस परामर्श के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि सम्राट को प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही चलना उचित है और सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही चलता है। सम्राट का एक और विशेषाधिकार है मंत्रियों की बर्खास्तगी संबंधी विशेषाधिकार। इस विशेषाधिकार के विषय में भी यह कहा जाता है कि यह राजा के विशेषाधिकार की वस्तु है। सन 1783 में लॉर्ड तृतीय ने लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स के मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया था, जिससे यह अनुमान होता है कि राजा मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है। कीथ ने इसी बात का समर्थन किया है, यद्यपि उसने कहा है कि यह शक्ति केवल गंभीर परिस्थितियों में बुद्धिमानी के साथ प्रयुक्त किए जाने के लिए है। पर इस संबंध में यह भी स्मरणीय है कि राजा स्वेच्छा से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। यदि किसी मंत्रिमंडल को लोक सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तो पूरे मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी करने के विषय में उसके इस अधिकार का प्रयोग निष्फल रहेगा, क्योंकि व्यक्तिगत मंत्रियों को बर्खास्त करने का साहस वह प्रधानमंत्री से बैर लेकर ही कर सकता है। लोक सदन के बहुमत द्वारा समर्थित प्रधानमंत्री से दुश्मनी उसकी समाप्ति का कारण बन सकता है। कुछ विचारकों का मत है कि यदि राजा यह समझे कि मंत्रिमंडल की नीति को लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त होते हुए भी जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, तो वह मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। पर जैसा जेनिंग्स का विचार है कि यह तर्क मंत्रियों की बर्खास्तगी का तर्क न होकर लोक सदन के विघटन का तर्क है। सन 1783 के बाद से कोई मंत्रिमंडल बर्खास्त भी नहीं किया गया है। सम्राट का एक और विशेषाधिकार है सैद्धांतिक रूप से संसद के विधेयकों की स्वीकृति का विशेषाधिकार। डिज़रायली ने सन 1852 में यह मत व्यक्त किया था कि विधेयकों को अपनी स्वीकृति देने अथवा न देने का राजा का अधिकार वास्तविक है। यदि वह आवश्यक समझे तो संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, पर अनुभव के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसका यह अधिकार वास्तविक है। सन 1707 में इस अधिकार का प्रयोग किसी राजा द्वारा नहीं किया गया है और अब राजा के इस अधिकार को प्राय मृत माना जाता है। तो सम्राट को ये सारे जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं उनके संदर्भ में और खास तौर से संसद के विधेयकों की स्वीकृति के अधिकार के संदर्भ में मुनरो का विचार है कि ऐसा करना किसी भी राजा के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि यदि निर्वाचन का निर्णय इसके विरुद्ध हुआ तो उसका यह अर्थ होगा कि राजा अनिवार्यतः अपना राज सिंहासन छोड़े। इस प्रकार राजा या रानी की विशेषाधिकारों से संबंधित शक्ति केवल सैद्धांतिक दृष्टि से उनके हाथ में है। वास्तविक रूप में प्राय सभी विशेषाधिकारों से संबंधित शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है।
जैसा कि जॉन प्रॉफिट ने कहा है, इस प्रकार की शक्ति सिद्धांततः यद्यपि रानी के हाथों में या सम्राट के हाथों में है, पर वास्तविक रूप में वह उनके मंत्रियों के हाथों में है। तो आज के इस ई लेक्चर में हमने संक्षेप में सम्राट की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने का प्रयास किया है।